हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 2023 का प्रीलिम्स का पेपर और उसका भी मैथ प्लस एलआर वाला पार्ट। ठीक है। अब इस टॉपिक का मतलब सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड करना नहीं है। इस वीडियो का मोटिव है आपको सिखाना कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बना रहा है और 2024 में किस लाइंस पे क्वेश्चन बनाएगा। देखो, टाइम के साथ में क्या हुआ है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चंस का लेवल तो बढ़ाया ही है। मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चंस टफ कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ बढ़ाई है, वो है लैंग्वेज। यूपीएससी का नया हथियार है उसकी लैंग्वेज। वो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उससे आपको फेमिलियर होना है। देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, आई डोंट नो, पर काफ़ी लोगों ने इसको मतलब एग्ज़ाम में तो गलत किया ही, उसमें तो वो लोग समझ ही नहीं पाए। लेकिन जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसने जो आंसर कीज दी है उसमें भी ज़्यादा अधिकतर लोग इसका गलत मार्क करके आगे बढ़ गए। कैसे? अब देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज के पास में 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट और 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़ है। देखो, 10 पेयर्स रेड है, 9 पेयर्स वाइट है, 8 पेयर्स ब्लैक है। ठीक है, एक बॉक्स में, और वो रैंडमली इनको निकाल रहा है। इफ़ ही रैंडमली पिक्स शूज़ वन बाई वन फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज़ टू वियर, उसको चाहिए क्या, डिज़ायर्ड क्या है, रेड पेयर चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज़ टू मेक। हिंदी में पढ़ो तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। उसे चाहिए क्या, लाल कलर का एक जोड़ा चाहिए, पेयर चाहिए। अब देखो, अगर पेयर देखेंगे हम शूज़ में, एक होगा लेफ़्ट वाला, एक होगा राइट वाला, ये दोनों को मिला के एक पेयर बनेगा, और ये मेरे को चाहिए रेड। अब इसने पूछा क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि इसके बाद तो मिल ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, इसके पहले भी मिल सकता है, लेकिन इतने अटेम्प्ट्स में लगा दूंगा तो मेरे को मिल ही जाएगा किसी भी कंडीशन में। चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैं जूते एक एक करके निकाल रहा हूँ, पेयर नहीं निकाल रहा हूँ, एक जूता एक बार में निकाल रहा हूँ। मान लो कि मैंने, अब इसमें पूरे के पूरे पहले तो ये देख लो कि रेड कितना है। रेड के 10 पेयर है, यानी कि 10 इंटू 2 20 जूते रेड है। ठीक है। वाइट के कितने, 9 पेयर्स यानी कि 18 जूते हैं। और ब्लैक के कितने, 8 पेयर्स यानी कि 16 जूते हैं। सोचो कि पहले मैं 18 अटेम्प्ट्स में केवल वाइट ही निकालूं, मतलब वो एक एक करके निकालने लगा। पहली बार में उसका वाइट ही आया, दूसरी बार में भी वाइट ही आया, तीसरी बार में, मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट्स निकालना चाह रहा हूँ ना। इसका मतलब है कि इतने के बाद तो रेड आ ही जाएगा। पहले पूरे के पूरे वाइट निकाल लो, ऐसे करते करते आगे जाओगे। 18 जूते मैंने निकाल लिए, अभी तक मेरे पास एक भी रेड का जूता नहीं आया है। उसके बाद में मैं आगे गया, फिर मैंने ब्लैक वाले निकालना शुरू कर दिए। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ऐसे करते करते मैं ब्लैक के 16 जूते निकाल लिए मैंने। अभी भी मेरे पास रेड का एक भी जूता नहीं आया। अब रेड के 20 जूते हैं, 20 में से 10 लेफ्ट हैं और 10 राइट है। वो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को एक पेयर निकालना है टोटल। अब मान लो कि अगले 10 में केवल लेफ़्ट वाले ही निकालूं, रेड निकालूं लेकिन उसका लेफ़्ट वाला पार्ट निकालूं, फिर दूसरा भी रेड निकालूं लेकिन लेफ़्ट वाला ही निकालते जाऊं। ऐसे करते करते मैंने पूरे के पूरे लेफ़्ट वाले निकाल दिए, लेफ़्ट के 10 निकाल दिए। अब इसके बाद में जो भी अगला होगा ना, अगला जो भी जूता, अब बचे केवल ये राइट वाले ही हैं। अब इसमें से एक भी अगर मैं राइट वाला जूता निकालता हूँ तो वो इन 10 लेफ्ट में से किसी ना किसी एक के साथ तो मैच कर ही जाएगा। मान लो कि ये वाले हैं L2 3 4 5, ऐसे करते करते नीचे तक है। मान लो कि राइट का कोई सा भी निकाला, जैसे कि राइट का थर्ड निकल गया, तो ये इसके साथ मैच कर ही जाएगा, यानी कि एक उसे पेयर रेड शूज़ का मिल ही जाएगा इस वाले अटेम्प्ट में। अगला जो भी अटेम्प्ट होगा, एक राइट वाला जैसे ही निकालूंगा मैं, वो मेरा पेयर बन जाएगा। मतलब टोटल अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, इतने अटेम्प्ट के बाद तो एक जूता, एक पेयर रेड शूज़ का मिल ही जाएगा। अब इनको गिन लो कितने अटेम्प्ट्स मैंने लगा लिए हैं टोटल, 18 और 16 34, 34 और 11 45। इसका आंसर होगा 45।
ये वाला आंसर। आई डोंट नो कैसे लोग इसको गलत कर रहे हैं, पर ये लैंग्वेज है। अब आपको इस लैंग्वेज से फेमिलियर होना है। इसी लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है इसी पेपर में, ठीक है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। पर अब ये वाली लैंग्वेज आपने पढ़ ली है, अब ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा 2024 में। अब आपको गलत नहीं करना है और आपको समझना है कि ऐसी लैंग्वेज को टैकल कैसे करना है। इसका मोटिव केवल ये नहीं है कि इसका आंसर पता चल गया आगे बढ़ गए। ऐसी लैंग्वेज फिर से आएगी, उससे आपको फेमिलियर होना है। आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश समझ में ना आए हिंदी में पढ़ो, हिंदी मतलब 2 बार पढ़ो, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है ये। मतलब आप अगर ये मैंने आपको समझाया, अगर आप यहाँ पे करने जाओगे सीधे सीधे नहीं कर दोगे कि ये ब्लैक शूज़ हैं, ये 16 हैं, ये 18 हैं, ये 20 है, 16 निकाल लो पहले, फिर 18 निकाल लो, 34 के बाद में 10 लेफ्ट वाले निकाल लो, फिर 1 निकाल लो, यानी कि 11, ये 11, 16, 18, 45। कितना टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, तो मैं मार्क भी करते हुए चलता हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करने लायक थे। ये वाला क्वेश्चन करने लायक था। अपन लास्ट में गिनेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो कि करने लायक थे, टफ नहीं थे। इन हाउ मैनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन। एग्जैक्टली 25 रन बनाने हैं बाई स्कोरिंग सिंगल रन 4 and 6 ओनली। सिंगल रन ले सकता है वो, चौके मार सकता है, छक्के मार सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट्स। अब इसमें है ना, मतलब वो सिंगल ले सकता है, 4 ले सकता है और 6 ले सकता है। हमको निकालना क्या है कि सिंगल वो कितने, 4 कितने, 6 कितने, और उनका सम कितना होना चाहिए 25। ऐसे कितने केसेस बनेंगे जो इनका मल्टीपल करके 25 आ जाए। मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम वाले से स्टार्ट करो, क्योंकि केसेस कम बनेंगे। अगर आप 1 से स्टार्ट कर दोगे ना, आपके केसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। कि मान लो कि उसने पहले एक ही सिंगल रन लिया, फिर ये, तो ऐसे नहीं करना है। मैक्सिमम वाले से स्टार्ट करो। मैक्सिमम वाले से स्टार्ट मतलब मान लो कि उसने एक भी छक्का नहीं मारा, ठीक है, एक भी छक्का नहीं मारा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 कितने बना सकता है और 4 कितने बना सकता है। टोटल कितने होने हैं, 25 होने हैं। अब देखो मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या है ना, कि मेरे को 1 दे दिया है इधर, यानी कि 4 के साथ में एक चौका लगाऊंगा, 0 चौका लगाऊंगा, उसके बाद में जो भी बचेगा ना वो इसको संभाल लेगा। मेरे को ऐसे तो दिया नहीं है कि 25 रन उसको इतनी बॉलों में बनाना है, कितने भी बॉलों में बना सकता है, यानी कि 1 सबको संभाल लेगा। मेरे को कुल मिला के 4 के कॉम्बिनेशन देखने हैं। 4 के कॉम्बिनेशन कैसे देखने, मान लो कि एक भी छक्का नहीं लगाता है वो, तो पूरे के पूरे 25 रन में वो या तो 1 रन लेगा या चौका मारेगा। मान लो कि पहला केस जिसमें वो चौका मारे ही नहीं, तो बचे हुए पूरे के पूरे 25 रन वो सिंगल ही ले लेता है। मान लो कि 4 वो एक चौका मार दे, फिर एक चौका मार देगा तो 24 मतलब 25 में से 4 घटा दो, 21 रन, 21 रन वो सिंगल ले लेगा। मतलब ये 1 संभाल लेगा सबको, तो मैं 1 गिनूंगा ही नहीं। अब मेरे को समझ में आ गया कि 1 बाकियों को संभाल ले रहा है, तो मैं इसको गिनूंगा ही नहीं। मैं कैसे देखूंगा, या तो वो एक चौका मार सकता है, या 2 मार सकता है, 3 मार सकता है। ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकता है, वो 25 तक जा रहा है, यानी कि 6 तक। 4 × 6 24 होता है ना, 6 तक जा सकता है, यानी कि 7 केसेस ये हो गए, ठीक है। अब ये तो केसेस हो गए जब वो एक भी छक्का नहीं मार रहा। अब मान लो कि उसने एक छक्का मार दिया, 6 × 1 हो गया, यानी कि 6 रन तो उसने यहाँ से बना दिए, 6 रन यहाँ से बना दिए। टोटल बनाने कितने थे, 25। 25 में से अब बच कितने गए, 25 माइनस एक छक्का मार दिया ना उसने, तो अब बचे 19। अब 19 के लिए फिर से मेरे को पता है कि एक तो संभाल ही लेगा। मैं 4 के केसेस देखूंगा। मान लो कि वो एक भी चौका नहीं मारता है तो भी संभाल लेगा 1। अब मान लो कि 4 एक चौका मार देता है, 4 2 चौके मार, मतलब ये देखो यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, इससे जस्ट छोटे वाला 4 × 4 16, यानी कि 4 चौके मार दिए और बाकी के बचे हुए 3 उसने सिंगल ले लिए। तो ये कितने हो गए टोटल, देखो मैं कैसे गिन पा रहा हूँ इसको, 1 से लेकर 6 तक तो टोटल, और एक ये 0 वाला तो 7, 0 से लेकर 4 तक यानी कि 5 केसेस ये हो गए। फिर मान लो कि उसने 6, अब देखो जल्दी जल्दी करेंगे, 2 छक्के मार दिए, यानी कि 12 रन उसने बना लिए। अब उसके पास बचे कितने, 25 में से 12 गए, यानी कि 13 रन उसको और बनाने हैं। 13 रन वो कैसे बना सकता है, एक तो संभाल ही लेगा। 13 से छोटा 4 का मल्टीपल क्या होता है, 12,
यानी कि या तो वो 0 चौके मारे, या फिर 1 चौका मारे, या फिर 2 मारे, या फिर 3 मारे। 3 से ऊपर तो नहीं जा सकते। 4 केसेस ये हो गए। मान लो कि वो 3 छक्के मार दे, 3 छक्के मार दे तो ये तो संभाल ही लेगा। अब 25 में से 18 माइनस कर दो, 25 में से 18 माइनस कर दो, 18 हो गए ना ये। तो अब मेरे को टोटल रन कितने बनाने, 7 रन बनाने। 7 रन के लिए या तो वो एक भी चौका ना मारे, या फिर वो 1 चौका मार दे। 2 चौके में तो 8 पे पहुंच जाएगा। ये 2 केसेस हो गए। फिर देखो 6 इंटू 4, यानी कि 24 रन उसने छक्के से ही बना लिए। अब बचे कितने, 25 माइनस 24, यानी कि एक ही केस ऐसा बचा, एक ही रन बचा, एक ही रन बचा, यानी कि चौका तो वो मार ही नहीं सकता, यानी कि एक केस ये हो गए। अब सबको जोड़ दो, 7 केस तो ये हो गए, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 केसेस हैं टोटल, जिसमें वो 1 रन, 4 रन और 6 रन के थ्रू 25 रन बना सकता है। यानी कि इसका आंसर 19 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें देखो, मैंने समझाया आपको इसलिए टाइम लग रहा था, आप खुद इसको सोल्व करोगे आपको कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट, 8 मैक्स 3 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। तो ये सॉल्वेबल था, पर चलो ठीक है, इसको मैं नहीं मानता हूँ सिंपल कैटेगरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का देखो, देर आर 4 लेटर्स and 4 envelopes and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. If the letters are randomly inserted into the envelopes, then consider the following statement. ये बोल क्या रहा है कि 4 लेटर है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 और लेटर 4। अब ये बोल रहा है कि 4 ही एनवलप है, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3 और एनवलप 4। और ये बोल रहा है कि हर किसी का एक परफेक्ट एड्रेस है, मतलब एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखते हो ना, और लेटर में भी एड्रेस लिखते हो, तो ये दोनों, अब इनका करस्पॉन्डिंग लेटर और एनवलप ये हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप। ये बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक ही लेटर गलत एनवलप में जाए। अब देखो 4 एनवलप है और 4 ही लेटर हैं, यानी कि हर लेटर को जाना पड़ेगा। मान लो कि इसमें से एक एनवलप को मैं, एक लेटर को मैं गलत एनवलप में डाल देता हूँ, L1 को मैंने डाल दिया इधर, तो L2 के लिए तो जगह बची ही नहीं इसमें। L2 को कहीं और ही जाना पड़ेगा। हो सकता है वो E1 में चला जाए, हो सकता है वो E3 में चला जाए, हो सकता है वो E4 में चला जाए। यानी कि अगर मैं एक को गलत कर रहा हूँ तो ये दूसरा तो ऑटोमेटिकली गलत हो ही रहा है। इसमें जो लीस्ट कंडीशन बन सकती है ना, वो ये बन सकती है कि L2 E1 में चला जाए, तब तो केवल 2 ही गलत जा पाएंगे, 2 तो सही चले जाएंगे कम से कम। लेकिन अगर L2 E3 में चला जाता है ना, फिर और ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि L3 के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसने बोला है कि इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट। ये गलत हो गया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक गलत जाएगा तो L1 अगर गलत जगह चला गया तो L2 तो गलत जगह जाएगा ही जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जैक्टली 1 लेटर गलत एनवलप में जाए। दूसरा देखो, देर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवलप। यानी कि केवल 2 ही करेक्ट में जाएं, बाकी के 2 ना जाएं। L1, L2, L3, L4, इनमें से कोई 2 ही सही में जाएं, बाकी 2 गलत में चले जाएं। इसने बोल दिया है ना, देर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इन द करेक्ट एनवलप। अब इनमें से कौन से 2 सही भेजूँ, सही वाले एनवलप में किन दोनों को भेजूँ? या तो मैं L1 L2 को भेज सकता हूँ, या फिर मैं L1 L3 को भेज सकता हूँ, या फिर मैं L1 L4 को भेज सकता हूँ। ठीक है, या फिर L2 L3 को भेज सकता हूँ, L2 और L4 को भेज सकता हूँ, या फिर L3 और L4 को भेज सकता हूँ। तो टोटल कंडीशंस कितनी आ गई मेरे पास में इसकी? 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस ऐसी बन रही है जिसमें 2 सही जगह जा रहे हैं और बाकी के 2 गलत जगह जा रहे हैं। ठीक है, अब जिनको PNC आता है उनके लिए ये और ज़्यादा इजी है। कैसे कि 4 एनवलप हैं, 4 में से 2 को सही भेजना है और 2 को गलत भेजना है।
दो को सही भेजना है, दो को गलत भेजना है। चार में से कौन से दो? कोई से भी दो। 4 4 से 2। आंसर तो आ गया मेरा कि 6। ये वाला सही हो गया है कि देयर आर ओनली 6 वेज, जिसमें कि 2 लेटर गलत जाए। मैं पीएनसी से करके दिखा रहा हूँ, जो लोग पीएनसी से करते हैं। 4 में से 2 सेलेक्ट किए और दोनों को सही जगह भेजना है। यानी कि मान लो कि वो L1 और L2 आ गया। अब उनके पास में केवल एक और एक ही मौके हैं। इसके पास केवल E1 में ही जाने का मौका है और इसके पास E2 में ही जाने का मौका है। तो इंटू 1 इंटू जो बाकी के 2 बच गए उनके पास, उनको गलत में ही जाना पड़ेगा। L3 और L4 को, इसको E4 में जाना पड़ेगा, इसको E3 में जाना पड़ेगा। तभी तो एग्जैक्टली 2 ही करेक्ट में जाएंगे। तो उनके पास भी केवल एक एक ही मौका है, यानी कि 4C2 आंसर हो जाएगा। 4C2 यानी कि 4 × 3/2। ये कितना आ जाएगा? 2 कट गया, 2 तिया 6, 6 आ गया। 6 तरीके ऐसे हैं जिनमें 2 करेक्ट में जाएंगे। यानी कि अपना पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे पीएनसी से नहीं कर पा रहा था मैं, तो ये करो ना। किसने कहा आपको पीएनसी हर जगह यूज़ करने के लिए? और यूपीएससी यही कहता है कि 10th लेवल से आप कर सकते हो। 10th लेवल ये है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आसान थी और ये आपको करनी थी पेपर में, क्योंकि इसका पहला स्टेटमेंट तो एकदम इजी था, सेकंड भी इजी था। सेलेक्ट ही तो करने थे 2, उनके केसेस देखने थे कि कौन से 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, अगर ये वाले क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो ना, फिर आपने PYQ सॉल्व नहीं किया है। ये वाले क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। डिवाइडेड बाई 100, रिमाइंडर बता दो। तो 100 आते ही पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि 5 × 2 ये बनता है 10 और 10 × 10 बनता है 100। यानी कि मैं कॉम्बिनेशन चेक कर लूँ, अगर 5 × 2 के कॉम्बिनेशन आ रहे हो तो उसको मैं काट दूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए? 5 × 2, ये तो एक 10 हो गया, और इंटू 5 × 2। अगर मेरे को ये केस मिल जाता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 5 देखो, इसमें एक 5 है, दिख रहा है ना, यहाँ पे एक 5 है। तो मेरे को 2 5 तो मिल गए, ये जो 2 5 चाहिए थे। क्या मेरे को 2 2s भी मिल रहे हैं? ये देखो 96 है, ये 96, इसको 2 से डिवाइड करोगे 48 आएगा, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा। तो ये तो 2 × 2 × 2 ऐसे कुछ करके हो गया। तो यहाँ से 2 बार 2 भी मिल गए, यानी कि 2 5 मिल गए, 2 2 मिल गए। यानी कि ये जो मल्टीपल हैं इसमें लास्ट में 2 0 तो आएंगे ही आएंगे, और 2 0 आ गए, इसका मतलब है कि ये 100 से पूरी बार डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इस क्वेश्चन में हार्डली आपको 10 सेकेंड लगने थे पेपर में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो आपको मतलब टिप्स पे होने चाहिए कि इनको कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला होना चाहिए। ये वाला भी ये हमेशा रिपीट होता है। 2 की पावर इतना, यूनिट डिजिट बता दो। साइक्लिसिटी बोलते हैं इनको। कैसे सोल्व करोगे? देखो, यूनिट डिजिट निकालना है तो अपन को इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। 2 की पावर देखूंगा मैं। 2 की पावर ऊपर कितना लिखा हुआ है? ये 9 × 7 × 5 × 3 × 1। ये कितना है? 63 × 15, 15 × 45, 4, 15 × 90 और 945, यानी कि 2 की पावर ये 945 है। इसमें मेरे को यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालते हैं अपन? देखो, साइक्लिसिटी क्या कहती है? 2 की पावर 1 करने जाऊँगा 2 आएगा, 2 की पावर 2 करने जाऊँगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 करने जाऊँगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 करने जाऊँगा 16 आएगा। यूनिट डिजिट से मतलब है 6 आएगा। लेकिन 2 की पावर 5 जैसे ही करूँगा फिर से यहाँ पे आ जाएगा यूनिट डिजिट। 32 आता है तो यूनिट डिजिट तो हो गया। ऐसे करके ये 4 की साइक्लिसिटी बनती है इसमें। तो मेरे को ये देखना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है, यानी कि मैं क्या करूँगा? 945 डिवाइडेड बाई 4 का रिमाइंडर निकाल लूँगा। और मैंने आपको सिखाया है कि अगर इसका रिमाइंडर निकालना है तो 4 का रिमाइंडर निकालना है, लास्ट के केवल 2 डिजिट पे ध्यान दो। 44 फुल्ली डिविजिबल होता है, तो 45 क्या हो जाएगा? 4n + 1 हो जाएगा। रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ से। ठीक है, 4n + 1, यानी कि ये लिखा हुआ है
2 की पावर ये 4n, अब यहाँ पे अगला 2 की पावर 8 आएगा, ऐसे ये यहाँ पे आएगा। +1 का मतलब है कि ये वाली चीज़ यहाँ पे 4n+1, ये 4n+1 का यूनिट डिजिट है, ये 4n+2 का है, ये 4n+3 का है, और ये 4n का है। 4n+1 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आई थिंक आपसे ये होना चाहिए था, क्योंकि ये हर बार ही आया है यूपीएससी में, हर PYQ में आया है, आप किसी भी साल का PYQ करोगे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में मैं कुछ आपको समझाना भी चाहूँगा। देखो होता क्या है ना, एक कुछ यूनिट सम ऑफ यूनिट डिजिट करके एक रूल होता है, उसका एप्लीकेशन कुछ लोग बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बेसिक, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इसमें क्या करोगे। इसने बोला है कि ABC एंड DEF आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ABCDEF आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स सच दैट ABC + DEF इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पूरों का सम। देखो अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या करूँगा, ABCDEF इन दोनों में प्लस का साइन लगाऊंगा और नीचे 1 1 1 1 ये लिखूँगा। एक समझदार आदमी पहले यही करेगा। अब मैं क्या करूँगा, कुछ लोग कोशिश करने लग जाते हैं कि मैं ऐसा कुछ बैठा दूँ यहाँ पे कि CF हैं वो 1 आ जाए। अब पहली बात तो नॉन जीरो है, कोई भी जीरो नहीं है, तो C मतलब यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे ही सोच के बैठ जाएंगे, C को 0 ले लेता हूँ, F को 1 ले लेता हूँ, तो 1 आ जाएगा दोनों का सम। क्यों लेना है भाई, नॉन जीरो है। कुछ लोग ऐसे करने लग जाएंगे कि चलो अगला तो 1 के बाद 11 ही आता है, तो 11 के लिए वो कैसे से लेने लग जाएंगे, 9 और 2 को ऐड कर देंगे, 8 और 3 को कर देंगे। वो नहीं करना है, इस UPSC आपसे करवाना ही नहीं चाहती है वो मेहनत। वो करोगे आप, आपके 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। UPSC क्यों चाहेगी ऐसा, UPSC को चेक करना है आपका एप्टीट्यूड, और आपका एप्टीट्यूड कैसे चेक करेगी वो, ताकि वो ये पता कर सके कि आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा है। इसके बाद अगर आपके मन में ये 9+2 और ये 8+3 हो रहा है ना, तो फिर आपका एप्टीट्यूड है नहीं UPSC जैसा। तो अब इसको कैसे करना है, देखो C+F मेरे को पता है कि ये 11 होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे 1 आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँगा फिर से मेरे को 11 ही चाहिए। देखो मैक्सिमम 9 + 9 कर सकता हूँ मैं, और वो 18 होता है, यानी कि 21 तक तो हम जा नहीं सकते। अगर आपके मन में आ रहा हो कि एक तो 21 में भी आता है, तो हम 11 तक ही जा सकते हैं, हमको 11 तक की बात करनी है। तो अब देखो अगला वाला, देखो B + E करूँगा मैं कुछ, और उसमें ये कैरी फॉरवर्ड वाला 1 ऐड करूँगा, तो फिर से 11 आएगा, तभी तो 1 आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फिर से ये देखो, अब A + D + 1, ये तो सीधा सीधा 11 लिखा हुआ है कि A + D और ये कैरी फॉरवर्ड वाला 1, ये मिला के 11 होगा। यहाँ से देख के आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। इन सारों को, तीनों की तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा A + B + C + D + E + F। यही तो चाहिए क्वेश्चन में, यही तो पूछा है। ये जोड़ दो तीनों इक्वेशन को, C + D + E + F प्लस 1 और 1 2 बराबर 11 + 11 + 11 33। यानी कि इसका पूरा का सम कितना आ जाएगा, 2 को इधर भेज दो, यानी कि 33 - 2 यह हो जाएगा 31। आंसर D मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, हार्डली मतलब अगर आप सोचने में टाइम लगा रहे हो 2 मिनट। यही तो चाहता है UPSC। इसका एक दूसरा तरीका होता है, यूनिट डिजिट का सम, ऐसा वो डिजिट सम ऐसा कुछ रूल होता है। वो क्या कहता है कि मान लो कि आप किसी को यहाँ पे ऐड कर रहे हो, जैसे कि 153 + 275। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हो आप, इन दोनों को ऐड करके बराबर में कुछ लिख रहे हो। इसका सम कितना आता है, 153 + 275 428। तो ये क्या कहता है कि आप है ना इनके डिजिट्स को ऐड करते जाओ, यानी कि 1 + 5 + 3 करो। अब ये प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस का साइन को ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ के भी डिजिट को ऐड करो, 2 + 7 + 5
तो और ये बराबर का साइन ऐसे कैसे चलने दो, यहाँ पे करो 4 + 2 + 8। अब यहाँ से ऐड करो इनको, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 + 7 और 2 9, 9 और 5 14। ये बराबर का साइन ऐसे कैसे रहने दो, 4 + 2 6, 6 और 8 14। 9 और 14 कितने हो गए, 9 और 14 हो गए 23, और ये हो गए 14। अब ये अगर यूनिट में नहीं आ रहा है ना, फिर से इनके सम कर दो, 2 + 3 कर दो, और इसमें भी फिर से सम कर दो। अगर यूनिट में नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट आना चाहिए, सिंगल डिजिट। ये आ गया 5 और ये भी आ गया 5। यानी कि ये दोनों अगर हम ये एप्लीकेशन लगाते जाएं, उसमें उनके डिजिट्स को जोड़ते जाएं जब तक कि उनका सिंगल डिजिट नहीं आ रहा, तो वो दोनों सेम आता है। कई बार आपको यहाँ पे प्लस की जगह माइनस वो मल्टीप्लिकेशन भी दिखेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेम कैरी फॉरवर्ड करना है। इसमें गलती ये नहीं करनी है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको जब मल्टीपल का साइन होता है ना, प्लस में तो नहीं करते, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो वो लोग इधर ले जाते हैं और काट देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको बराबर के इधर वालों को अलग ही सोल्व करना है, इधर वालों को अलग ही सोल्व करना है, तब जाके ये चीज़ काम करेगी। तो इस वाले में कैसे यूज़ करनी थी उसको, यहाँ पे दे रखा था ABC + DEF, ये क्या आ रहा था 1 1 1 1। ठीक है, तो अब आपको इसमें वही वाली चीज़ लगानी है, A + B + C + D + E + F, ये पूरा का पूरा ऐड हो गया, इज़ इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 4। अब ये 4 का मतलब क्या है, अब ये इसका सम नहीं है, इनको सम करते करते आगे जब बढ़ेंगे अपन, आगे जब बढ़ते जाएंगे, और जो लास्ट में मतलब जैसे कि 2 डिजिट आ गया, उसको फिर से सम करेंगे तो उनका सिंगल डिजिट ये 4 है। तो अब मेरे को ऑप्शन में चेक करना है कि ये जिनका सम ये दे रखा है उसने, उनमें किसके डिजिट्स का सम 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा सम की वैल्यू ही तो दे रखी है ना, यहाँ पे इनकी सम की वैल्यू ही दे रखी है, और मेरे को इनके सम की वैल्यू ही 4 के बराबर करनी है। ये देखो 8 + 2, यानी कि यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 10, यानी कि यूनिट फिर से जोड़ दो 1 + 1, वो यहाँ से 1 निकल के आ रहा है, तो ये नहीं होगा, अपन को 4 चाहिए। 9 + 2 11, 11 यानी कि 1 + 1 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखो 3 + 0 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखो 3 + 1 4, ये हो जाएगा अपना आंसर। अपन को मतलब डिजिट्स का सम ही तो बराबर करना था। ये 4 आ रहा है, ये यहाँ पे भी 4 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों तरीके हैं आपके पास में, ये वाला भी और ये वाला भी। ये अगर आपको आएगा तो ही क्लिक करेगा, ये वाला आपको समझ में भी आ जाएगा पेपर में करते टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं, चलो फिर भी मैं इसको टफ उसमें रख लेता हूँ, मैं इसको नहीं रखता उसमें कि आप एग्ज़ाम में कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब आगे वाले क्वेश्चन में D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least। देखो जब भी ऐसे दिया हो ना, D is 3-digit नंबर, खटाक से उसको ऐसे लिख दो x y z, और इसको मैं लिख दूंगा 100x + 10y + z। कितने ही क्वेश्चन आए हैं इसी सेट में जिसमें मैं केवल इसी चीज़ से सोल्व करके ले गया हूँ। दिस, अब इसमें क्या कहा है कि सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये नंबर है 100x + 10y + z, इसका रेशियो किसके साथ, खुद डिजिट के साथ नहीं, सम ऑफ डिजिट के साथ, यानी कि x + y + z के साथ, ये लीस्ट है। इसको मेरे को क्या करना है, मिनिमम करना है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एट दी 100 प्लेस एंड डिजिट एट दी यूनिट प्लेस। ठीक है, 100 मतलब x - z निकालना है अपन को, x - z या z - x जो भी है। देखो इस चीज़ को देखते ही मेरे को क्या समझ में आता है, इसकी वैल्यू मेरे को मिनिमम करनी है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि 1/2 बड़ा होता है कि 1/10 बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है ना ऑब्वियसली। तो इसकी वैल्यू
जितनी अपन मतलब जितना भी एक न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जैसे कि 2 से 10 कर दिया है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम होएगी। जैसे 2 से 10 कर दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कम हो गई ना, 1/10 तो 0.1 होता है और ये 0.5 होता है। तो डिनोमिनेटर को तो मेरे को बढ़ाना है, लेकिन न्यूमरेटर को मेरे को कम करना है। मान लो कि 1/2 था, अब मैं 2/2 अगर लिख रहा हूँ, अगर मैंने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया है तो क्या होगा, वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये तो वैल्यू 1 आ रही है, ये वैल्यू 0.5 आ रही है। तो न्यूमरेटर को मेरे को कम करना पड़ेगा, तब जाके उसकी वैल्यू मेरे को मिनिमम चाहिए। इस पे ध्यान देना, मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए यानी न्यूमरेटर को मेरे को कम करना है, डिनोमिनेटर को मेरे को बढ़ाना है। ये चीज़ मेरे को समझ में आई पहली चीज़। अब इसके लिए मैंने देखा कि किससे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, किससे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि ऊपर वाले को मेरे को अगर कम करना है, नीचे वाले को मेरे को बढ़ाना है। ऊपर वाले को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान कौन देगा, ये देगा, ये वाली चीज़ देगी। इसको मेरे को मिनिमम रखना है, ठीक है। अब इसको मिनिमम रखना है यानी कि x की वैल्यू 0 तो मैं रख नहीं सकता, 0 रख दूंगा तो ये 3 डिजिट कैसे बनेगा। x की वैल्यू मेरे को 1 रखनी है, तब जाके ये मिनिमम रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे को इनको बढ़ाना भी है। ये मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, इसका सोल्व करने का तरीका दूसरा है, ये तरीका है ही नहीं इसको सोल्व करने का। उसको मैं आपको बताने बैठ जाऊँगा, वो 10-15 मिनट ले लेगा और फिर आपको मतलब यही लगेगा कि क्यों अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको केवल सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसको वैल्यू को बढ़ानी है आपको। अब ये x तो बढ़ाएगा नहीं क्योंकि ये तो 1 ही हो गया, लेकिन इन दोनों चीज़ों का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बढ़ा दो, 9 और 9 कर दो दोनों को। अब उसने डिस्टिंक्ट तो नहीं बोला होगा ना, शायद कुछ नहीं बोला है, उसने कुछ नहीं बोला है, तो 9 और 9 कर दो, ये बन के आएगा 18, मतलब ऐड करेगा तो 18 जाएगा ना। तो ये उसको ओवरऑल वैल्यू को बढ़ा देगा, और ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाएगा तो ये टोटल वैल्यू घटेगी। मैंने सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज से ये यूज़ किया है कि x की वैल्यू मिनिमम और इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम रखने से मैं क्लोज पहुंच जाऊंगा उसके, यानी कि x की वैल्यू मैं 1 रखूँ, y और z की वैल्यू मैं 18 रखूँ, वो 9 रखूँ, 9, यानी कि मैं वैल्यू क्या लूँ, 199। और 199 में जब मैं इनके सम यानी कि 9 और 9 18, 18 और 1 19 ये करूँगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। अगर आप कहोगे तो मैं इसका ओरिजिनल तरीका भी बता दूंगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, आप करोगे नहीं वैसे। अब मेरे को नंबर पता चल गया 199, तो इसने क्या बोला है, 199 है, तो इसने डिफरेंस पूछा है किसका, इसका और इसका। 9 में से 1 घटा दो, 8, आंसर आ जाएगा ये वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही।